दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जबरदस्त मराठी हॉरर मर्डर मिस्ट्री सीरीज जिसका नाम है अंधार माया। अगर आपको हॉरर और मर्डर मिस्ट्री सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आप ही के लिए है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि एक फैमिली अपने गांव में पुश्तैनी घर बेचने के लिए आती है और एक एक करके उन सब की मौत होने लगती है। अब उन सबको कौन मार रहा है ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस सीरीज को पूरा देखेंगे। इस पूरी सीरीज के दौरान आपको बहुत मजा आने वाला है, सो एंड तक बने रहना। फर्स्ट एपिसोड में हम एक पुराने घर को देखते हैं जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक सुनसान एरिया में बना हुआ था। इस घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे, एक दीनू सेठ और दूसरा घर का सर्वेंट जिसका नाम था गुनिया। दीनू सेठ वैसे तो एक आदमी था, लेकिन कभी कभी गांव में लगने वाले मेले में वो स्त्री का रोल करता था, इसलिए गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन उसको इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। और तो और उसने औरत वाले गेटअप में घर के अंदर एक पेंटिंग भी लगवा रखी थी। दीनू सेठ के पूरे परिवार वाले सभी पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन फिर एक दिन दीनू सेठ की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद शहर से उसकी फैमिली वाले यहाँ पर वापिस आ जाते हैं। उनमें से कोई भी दीनू सेठ को पसंद नहीं करता था और यहाँ वापिस आना सिर्फ उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इन सभी को ही इस घर में अपना अपना हिस्सा चाहिए था और इस घर को बेचने के बाद ये लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। दोस्तों, इस घर को बेचने के लिए टोटल 7 लोग आते हैं। फिर घर का नौकर गुनिया इन्हें रिसीव करने के लिए बाहर आता है और खुश होकर कहता है कि तुम सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो जैसे इस घर के तो भाग ही खुल गए हों। फिर घर के अंदर जाने के बाद गुनिया सभी को कहता है, चलो दीनू सेठ के अंतिम संस्कार के बहाने ही सही आप सब लोग यहाँ पर आए तो सही। लेकिन मनोज कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आए हैं। फिर गुनिया मनोज को कहता है कि तुम्हारा बिजनेस तो ठप हो गया है ना। और फिर वो कार्तिक को भी कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारा बिजनेस भी सही नहीं चल रहा। फिर कार्तिक कहता है कि इससे दीनू सेठ के अंतिम संस्कार का कोई लेना देना नहीं है। फिर गुनिया बताता है कि दीनू सेठ को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है, उनकी आत्मा यहीं पर भटक रही है और इसीलिए उनका अंतिम संस्कार करना जरूरी है। एक बार संस्कार हो जाए उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तभी कार्तिक की वाइफ मधु ये घर देखकर बहुत खुश हो जाती है और कार्तिक को कहती है कि हमारा घर कितना अच्छा है। फिर कार्तिक कहता है कि हमारा घर तो मुंबई में है, ये हमारा असली घर नहीं है। फिर माधवी कहती है कि वहाँ पर तो हम लोग किराए के घर में रहते हैं, हमारा असली घर तो यही है। फिर वो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन दीनू सेठ के बेटे केशव के लिए कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए गुनिया केशव को उसके पिता दीनू सेठ के कमरे में ही रहने के लिए कहता है। लेकिन ये बात सुनकर केशव को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत किया करता था। फिर गुनिया कहता है जब तुम्हारे पिता जिंदा हुआ करते थे तब तुम उनके कमरे में कभी भी नहीं गए और अब वो जिंदा नहीं है, इसलिए अब तो तुम उनके कमरे में रह ही सकते हो। फिर केशव भी उनके रूम में रहने के लिए मान जाता है। तभी हम मनोज और उसकी वाइफ शलाका को देखते हैं, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि मनोज ने अपनी ससुराल से उधार लेकर एक बिजनेस शुरू किया था जो कि चला नहीं और उसके सारे पैसे डूब गए। अब फिलहाल इन दोनों के बीच में कुछ खास रिश्ता भी नहीं है, इसलिए शलाका अब मनोज से तलाक लेना चाहती है। फिर शलाका मनोज को कहती है कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकूंगी, तुम जल्दी ही 2 दिन के अंदर अंदर इस प्रॉपर्टी की डील करके हमारा हिस्सा निकालो और मेरे पापा से लिए हुए पैसे उनको वापस लौटा दो। उसके बाद तुम अलग रास्ते और मैं अलग रास्ते। वहाँ पर उनकी बेटी सैली भी मौजूद थी, इसलिए मनोज कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन शलाका कहती है अब वो बच्ची नहीं रही, वो हमारी सारी बातें समझ सकती है। लेकिन इतने में सैली की सांस फूलने लगती है। फिर शलाका तुरंत ही उसको इनहेलर लाकर देती है, क्योंकि उसको अस्थमा की बीमारी थी। फिर मनोज कहता है कि अगर दीनू सेठ ने अपने जीते जी ही हम तीनों भाइयों में इस घर को बराबर हिस्सों में बांट दिया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ कार्तिक अपनी वाइफ मधु को दीनू सेठ के बारे में बताता है कि दीनू सेठ कई बार गांव के मेले में स्त्री का भी रोल किया करता था। दरअसल कार्तिक दीनू सेठ का मजाक बना रहा था, लेकिन मधु को ये बात अच्छी नहीं लगती और फिर वो उसको समझाती है कि मरे हुए लोगों का ऐसे मजाक नहीं बनाते और वो तो तुम्हारे अपने चाचा थे। फिर कार्तिक कहता है इसी वजह से तो हमें यहाँ पर आना पड़ा, वो ये घर नहीं बेचना चाहता था। लेकिन मधु कहती है कि तुम भी इस घर को मत बेचो और उनकी आखिरी इच्छा समझकर इसको पूरा कर दो। दरअसल मधु को ये घर बहुत पसंद आ गया था और अब वो इसी घर में रहना चाहती थी। लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, इस घर को बेचकर जो पैसे आएंगे
उससे हम शहर में खुद का घर खरीदेंगे। फिर कार्तिक केशव का भी मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वो ऊपर से ही मर्द दिखता है, लेकिन अंदर से वो भी एक औरत है। आखिर उसमें भी तो दीनू सेठ के ही तो गुण हैं। तभी बाहर खड़ा केशव ये सारी बातें सुन लेता है, लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये बातें सुनना उसके लिए रोज का काम था। फिर वो गुस्से में जैसे ही अपने पापा के कमरे में जाता है तो वो अपने पापा को देखकर कहता है कि आप मेरे सामने क्यों आते हैं, आपको क्या जरूरत है माँ के गहने और साड़ी पहनने की। लेकिन तभी वो अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब सब लोग खाना खा रहे थे तो ठीक उसी समय स्टोर रूम के खुले दरवाजे में से कोई उनको देख रहा था। तभी सैली भी ये नोटिस कर लेती है कि कोई उसको देख रहा है, लेकिन तभी गुनिया सामने आ जाता है और दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है, जिसके कारण सैली डर जाती है। फिर गुनिया उसको टोकते हुए कहता है, बेटा उधर क्या देख रही हो, तुम अपने खाने पर ध्यान दो। फिर गुनिया सबको बताता है कि दीनू सेठ के अंतिम संस्कार का रिचुअल 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन शांति के लिए हवन होगा और दूसरे दिन श्राद्ध होगा और तीसरे दिन समुद्र पर तर्पण। और हाँ, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको एक साथ रहना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दीनू सेठ अपने पुरखों के पास पहुँच जाए, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर गुनिया बार बार सबको समझाने की कोशिश करता है कि सबको एक साथ मिलकर इस घर में प्रेम से रहना चाहिए, ना कि घर को बेचने की बात करनी चाहिए। लेकिन किसी को भी गुनिया की बातों से कोई भी लेना देना नहीं था। वो सभी अभी भी घर को बेचने की ही बात कर रहे थे, अकेली मधु को छोड़कर, क्योंकि वो इस घर में रहना चाहती थी और इस घर को बेचने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन बाकियों को सिर्फ पैसों से मतलब था। फिर नैना केशव को कहती है कि इस घर को बेचने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही होगा। लेकिन केशव सभी को साफ साफ कह देता है कि अब ये घर नहीं बिकेगा, मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, इसलिए अब तुम जो भी उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लो। और फिर वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इस घर में केशव का हिस्सा सबसे ज्यादा था, इसलिए उसकी सहमति के बिना ये घर बेचा नहीं जा सकता था। फिर जब रात में सब लोग सो रहे थे तभी नैना को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनकर वो चौंक जाती है, क्योंकि घर में एक बच्ची थी सैली, लेकिन ये तो किसी लड़के की आवाज लग रही थी। फिर नैना बाहर देखने जाती है तो नोटिस करती है कि आवाज स्टोर रूम में से ही आ रही थी। फिर वो स्टोर रूम के पास जाकर खिड़की से झांकने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाती पीछे से अचानक गुनिया आकर उसे चौंका देता है, जिसके कारण वो डर जाती है। फिर गुनिया पूछता है कि क्या हुआ, आधी रात को ऐसे भूत की तरह क्यों भटक रही हो। नैना बताती है कि मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी थी। फिर गुनिया कहता है जरूर ये दीनू सेठ होंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। अब गुनिया की ये बातें सुनकर नैना डर जाती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन से ही दीनू सेठ के अंतिम संस्कार का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और इसी दौरान सैली को लगता है कि अब स्टोर रूम की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। तभी इतने में हवन के धुएं से उसको खांसी होने लगती है। फिर मधु उसको वहां से बाहर लेकर चली जाती है। तभी गुनिया वापस से उस स्टोर रूम के अंदर जाता है, क्योंकि उसने वहां पर एक बच्चा छुपा रखा था और यही बच्चा सैली को छुप छुप कर देख रहा था और रात को जो रोने की आवाज आ रही थी वो भी इसी बच्चे की थी। फिर गुनिया उसको चुपचाप वहीं पर रहने के लिए बोलता है और वहां से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो सभी लोग फिर से घर बेचने की बात करने लगते हैं, लेकिन केशव फिर से कहता है कि ये घर तो मैं नहीं बेचने दूंगा। फिर कार्तिक और केशव इसी बात को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी घर के अंदर से सैली के चीखने की आवाज आती है। फिर जब वो सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं तो उनको स्टोर रूम के अंदर सैली मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर जब सब लोग उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो वो सामने वाली खिड़की की तरफ पॉइंट करके बताती है कि मैंने वहां किसी लड़के को देखा था, लेकिन मनोज और कार्तिक को वहां कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें वहम हुआ होगा और सैली को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में वो लड़का बाहर ही छुपा हुआ था। फिर गुनिया नैना को बताता है कि उसी कुएं में कूदकर दीनू सेठ ने अपनी जान दी थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बार मेले में स्त्री का रोल करने के दौरान एक मराठी आदमी की नजर दीनू सेठ पर पड़ गई और फिर वो दीनू सेठ के साथ जबरदस्ती गलत काम करने लगा। फिर दीनू सेठ रोता हुआ घर वापस लौट आता है और इस जिल्लत के चलते कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गुनिया उसे आत्महत्या नहीं हत्या बताता है। उसका कहना था कि समाज ने मिलकर दीनू सेठ की जान ली है, क्या गलती थी बेचारे की, लड़की का ही तो रोल करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसा ही है। सब लोगों ने मिलकर उसको बहुत सताया, लेकिन मौत के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति थी। फिर ये सारी बातें बताते बताते गुनिया तो भावुक हो जाता है, लेकिन नैना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे उसमें इंसानियत नाम की कोई भी चीज ना हो।
फिर वो बेशरम होकर पूछती है कि लाश पर जो गहने थे उसका क्या हुआ। फिर गुनिया कहता है ये तो तुम्हें दीनू सेठ से ही पूछना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनको मुक्ति थोड़ी ना मिली है, वो अभी भी यहीं पर हैं। फिर वो बताता है कि हर रोज आधी रात को इस कुएं में से किसी के धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। फिर जब केशव अपने पिता का बक्सा खोलता है तो देखता है उसमें उसकी मम्मी की साड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन उसकी माँ तो बहुत जल्दी ही चल बसी थी। इसका मतलब ये साड़ियां उसके पिता ही पहना करते थे। तभी नैना वहां पर आती है और केशव को घर बेचने के लिए मनाने की कोशिश करती है और समझाती है कि घर बेचने से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होगा। घर बेचकर हमें जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हें ही मिलने वाला है। लेकिन केशव घर बेचने से मना कर देता है। तभी गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि मेरी माँ तो वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर गई है। और ये बात सुनते ही नैना समझ जाती है कि जरूर ये गहनों की बात कर रहा है, हो ना हो गहने घर में ही कहीं पर रखे होंगे। फिर रात को केशव वो सारी साड़ियां जला देता है, क्योंकि वो अपने अतीत को भुलाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था। फिर जब सब सो जाते हैं तो रात को सैली की आंख खुलती है और वो देखती है कि वही लड़का उसे छत से देख रहा था। फिर वो डर के मारे चादर के अंदर छुप जाती है। उस समय नैना केशव के ऊपर नजर रखे हुए थी और केशव को गहने छुपाते हुए भी देख लेती है। फिर जब केशव सोने के लिए चला जाता है तभी उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो इतने में नैना आकर वो सारे गहने चुरा लेती है। तभी केशव को पेड़ के पास से कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है और वो भागकर तुरंत देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से गुनिया वहां पर आ जाता है और पूछता है कि इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। केशव कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा था, लेकिन गुनिया कहता है अरे भाई यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, जरूर तुम्हें भ्रम हुआ होगा, जाओ जाकर सो जाओ। फिर केशव वहां से चला जाता है। दरअसल केशव ने उसी बच्चे को देखा था, लेकिन गुनिया ने उसको पेड़ के पीछे छुपा दिया था। अब ये रहस्यमयी बच्चा कौन है और गुनिया इसको छुपा क्यों रहा है, इसका पता हमें आगे चलेगा। दूसरी तरफ नैना गहने पाकर बहुत खुश हो रही थी और फिर वो उनको पहनकर भी देखती है। फिर जब अगले दिन केशव को पता चलता है कि गहने चोरी हो गए हैं तो वो इसका इल्जाम मनोज और कार्तिक पर लगाने लगता है, लेकिन मनोज कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमने कुछ भी नहीं चुराया और हमें तो अब तक ये भी पता नहीं था कि गहने है या नहीं, और है तो कहां पर रखे हुए हैं। तभी मधु कहती है भैया शांत हो जाइए और आराम से सोचकर बताइए कि क्या आपने गहने के बारे में किसी और को कुछ बताया था। फिर केशव को तुरंत याद आता है कि मैंने गलती से गहने के बारे में नैना को बताया था। फिर जब केशव नैना को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि नैना घर से गायब है और उसका सामान भी उसके कमरे में नहीं पड़ा। फिर वो समझ जाता है कि नैना गहने लेकर भाग गई है। फिर वो तुरंत जाकर सभी को बता देता है कि देखो तुम्हारी बहन ने क्या कांड किया है। फिर शलाका कहती है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, इसलिए हमें उसको अभी जाकर पकड़ना होगा। फिर सब लोग उसको आसपास के एरिया में ढूंढने के लिए जाते हैं। उस समय सैली अकेली ही झूला झूल रही थी। तभी अचानक से वो किसी को देखकर डर जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जब सब लोग नैना को ढूंढने की नाकाम कोशिश करने के बाद घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब सैली भी गायब हो गई है और इस बात से सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी हम सैली को देखते हैं जो कि जंगल में बैठी हुई थी और उसके साथ वही लड़का था जो पत्ते हटाकर जमीन पर बनी हुई ड्राइंग्स दिखाकर उसे कुछ बताना चाहता था। इतने में सैली को ढूंढते हुए बाकी के सब लोग भी वहां पर आ जाते हैं। फिर सैली सबको उस लड़के के बारे में बताने लगती है, लेकिन तब तक वो लड़का गायब हो चुका था। फिर गुनिया कहता है अरे भाई इसको तुरंत घर के अंदर लेकर जाओ, यहाँ रहना सेफ नहीं है। तभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद शलाका का सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि केशव घर बेचने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था और अब तो उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए अब और यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए वो मनोज को वहाँ से चलने के लिए बोलती है, लेकिन मनोज कहता है अभी नहीं जा सकते, अभी तक दीनू सेठ का अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ है और नैना को भी तो ढूंढना है। लेकिन शलाका नहीं मानती और झगड़ा करने लगती है। फिर मजबूरी में मनोज को उसकी बात माननी ही पड़ती है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी घर का एक भारी हिस्सा टूटकर दोनों के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। फिर उनकी बेटी सैली के सामने ही उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी रात में दोनों की चिता को अग्नि दी जाती है। इस घटना के कारण सभी लोग शौक में थे कि आखिर ये हुआ क्या। अब अपने माँ बाप को खो देने के कारण सैली का भी रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। फिर सब लोग उसको संभालते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी हम उसी लड़के की ड्राइंग देखते हैं जिसमें उसने मनोज और शलाका के हादसे की तस्वीर बनाई हुई थी। यानी कि इस लड़के को पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है और यही बात वो सैली को भी बताना चाहता था। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं सैली की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर कार्तिक और मधु उसका ध्यान रखते हैं और फैसला करते हैं कि सैली को अब हम अपने साथ ही रखेंगे, वो भी अपनी बेटी बनाकर।
तभी रात में मधु सैली के पास बैठी बैठी सो जाती है, लेकिन तभी सैली उठ जाती है। अब उसकी तबीयत भी ठीक लग रही थी, लेकिन तभी उसको लगता है कि बेड के नीचे कोई है। फिर वो देखती है कि बेड के नीचे वही लड़का है और वो उसको कुछ बताना चाहता था। फिर वो उसको अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन जब सैली बाहर जाने लगती है तो रास्ते में गुनिया उसे रोक लेता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। फिर सैली कहती है उस लड़के ने मुझे बुलाया है। फिर गुनिया समझ जाती है कि ये किस लड़के के बारे में बात कर रही है। फिर वो बात को घुमा देता है और कहता है कि देखो, तुम्हें कोई कुछ भी कहे, यहाँ से कभी भी बाहर मत जाना, हमेशा इसी घर में रहना। लेकिन सैली कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब मुझे यहाँ पर डर लगता है। फिर गुनिया कहता है अरे अपने घर में कैसा डर, और वैसे भी अपनों को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाता। फिर वो उंगली का इशारा करके सैली को उसके माँ बाप दिखाता है और वो मासूम सैली बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर उनके पास जाती है और गले से लगा लेती है। लेकिन तभी सैली के हाथ पर खून लग जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो दोनों जिंदा नहीं है बल्कि भूत बन गए हैं। फिर वो दोनों ही सैली को अपने पास बुलाने लगते हैं और कहते हैं बेटा अब हम सभी एक साथ रहेंगे, वो भी इसी घर में। लेकिन डर के मारे सैली बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सैली की तबीयत अब पहले से और ज्यादा खराब हो गई थी और मधु उसका ध्यान रखे हुए थी। दूसरी तरफ केशव गुनिया को बताता है कि कल वो यहाँ से निकल जाएगा। फिर गुनिया उसको समझाता है कि तुम अभी मत जाओ, इस घर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता। फिर रात में केशव को फिर से पायल की छमछम की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत उठकर बाहर देखने के लिए जाता है। तभी कार्तिक उसको बाहर जाते हुए देख लेता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। फिर केशव उस साय का पीछा करता हुआ जंगल की तरफ जाने लगता है जिसने उस समय साड़ी पहनी हुई थी, और फिर वो कुएं के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उसको देखकर केशव समझ जाता है कि ये उसके पिता दीनू सेठ की आत्मा है और फिर वो उनको कोसने लगता है कि आप मेरा पीछा कब छोड़ोगे, अब जल्दी से आप मुक्त हो जाइए और मुझे भी मुक्ति दीजिए। आपकी वजह से मैंने सारी जिंदगी जिल्लत भरी जिंदगी जी है और आपकी ही वजह से मेरी शादी तक नहीं हुई। फिर ये बात बोलते बोलते वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर आप अभी की अभी नहीं गए तो मैं आपको इसी कुएं में धक्का देकर मार डालूंगा। फिर जोश में वो कुएं की तरफ भागता है, लेकिन दीनू सेठ हट जाता है और केशव ही खुद कुएं में गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो दीनू सेठ की आत्मा नहीं थी बल्कि गुनिया ही दीनू सेठ बनकर घूम रहा था और कहता है कि मैंने कितनी बार मना किया है कि ये घर छोड़कर मत जाओ, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं। अब इस घर से कोई भी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि मैं किसी को जाने ही नहीं दूंगा। अब इस घटना से एक बात तो साबित हो गई थी कि मनोज और शलाका की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि गुनिया ही सभी को मार रहा था, क्योंकि वो भी इस घर से जाने वाले थे। लेकिन पीछे से कार्तिक ये सब कुछ देख लेता है और डर के मारे गिरता पड़ता मधु के पास चला जाता है और उसको सारी बात बताने लगता है। लेकिन इससे पहले ही गुनिया सेठ वहां पर आ जाता है और कार्तिक को कोई भी बात बताने नहीं देता। फिर वो कार्तिक के पैर पर लगी चोट को देखता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात के समय बाहर मत जाया करो, देखो अब लग गई ना चोट। और फिर वो उस चोट पर लगाने के लिए लेप देता है। फिर मधु उस लेप को लगाने लगती है और कहती है कि हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। और ये बात सुनकर गुनिया खुश हो जाता है। फिर गुनिया कहता है बहुत अच्छे, सैली ने भी यही सोचा है कि वो अब हमेशा यहीं पर रहेगी। फिर उसके जाने के बाद कार्तिक घबरा जाता है कि ये कहीं सैली को कुछ ना कर दे, और मधु को तो आइडिया तक नहीं था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर कार्तिक तुरंत सैली को ढूंढने के लिए जाता है और मधु को बताता है कि जब तक मैं सैली को लेकर ना आ जाऊं दरवाजा बंद रखना, चाहे गुनिया ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। फिर वो सैली को घर में सब जगह ढूंढता है लेकिन वो उसको कहीं भी नहीं मिलती। उस समय सैली जंगल में बेहोश पड़ी हुई थी और इतने में कार्तिक उसको ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। फिर कार्तिक देखता है कि सैली की हालत खराब थी और उसको अस्थमा का अटैक भी आया था। फिर कार्तिक उसको उठाकर तुरंत घर में लेकर जाता है और फिर वो उसका इनहेलर ढूंढने लगता है, लेकिन इनहेलर उसे कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि वो गुनिया के पास था और बिना इनहेलर के बेचारी सैली की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और इस समय सेम ऐसी ही ड्राइंग जमीन पर बनी हुई थी। तभी सैली को अपने सामने मरता हुआ देखकर कार्तिक भी टूट जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तभी गुनिया वहां पर आता है और इनहेलर फेंक कर दिखाता है, जिसको देखकर कार्तिक समझ जाता है कि इसी की वजह से सैली की मौत हुई है। फिर वो उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम सभी को क्यों मार रहे हो। फिर गुनिया कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए बल्कि इस घर को चाहिए, इस घर को हमेशा ही इसमें रहने वाला चाहिए था जो इस घर को प्यार करे। इसीलिए मैंने सभी को रोका था कि कोई भी इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना। अब तुम मेरी नजरों से देखो,
सैली भी इस समय यहीं पर है अपने मम्मी पापा के साथ और बहुत खुश है। फिर वो कार्तिक को उनके भूत दिखाता है और उनको देखकर कार्तिक डर जाता है। फिर गुनिया कहता है अब तुम्हें भी यहीं पर रहना है सबके साथ और हमेशा के लिए। लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर गुनिया एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसको ऊपर टांग देता है और कहता है कि यहाँ से मेरी इजाजत के बिना कोई भी कहीं नहीं जा सकता। और फिर वो उसको जोर से नीचे पटक देता है। अब गुनिया में इतना सारा जोर देखकर कार्तिक समझ जाता है कि गुनिया कोई आम इंसान नहीं है, ये साला कुछ और ही है। फिर वो डर कर वहां से भाग जाता है और गुनिया जोर जोर से हंसने लगता है। तभी कार्तिक तुरंत मधु को देखने के लिए जाता है, लेकिन अब वो रूम में नहीं थी, इसलिए कार्तिक उसे सब जगह ढूंढता है। फाइनली मधु उसे मिल जाती है, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया था, वो होश में ही नहीं थी और अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। फिर कार्तिक उसको पकड़कर जोर से झटका देता है और कहता है मधु प्लीज होश में आ जाओ। तभी मधु भी होश में आ जाती है। फिर कार्तिक उसको लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कार्तिक के पांव के नीचे का फट्टा टूट जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसे नैना की भी लाश मिलती है और उसका गला कटा हुआ था। कार्तिक को लग रहा था कि वो गहने लेकर भाग गई है, लेकिन अब जाकर उसे पता चला कि इसको भी गुनिया ने मारकर यहाँ पर छुपा दिया था। दरअसल जिस रात नैना ने गहने चुराए तो उस रात गुनिया वहां पर आ गया और उसके सोने के हार से ही उसका दम घोटकर उसे मार दिया, जिसके कारण उसका गला भी कट गया। फिर कार्तिक अब मधु को सारी बात बता देता है कि ये काम गुनिया का ही है और उसी ने सभी को मारा है। अब हमारी जान भी खतरे में है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मधु पूछती है कि सैली कहाँ है। फिर कार्तिक बताता है कि सैली भी मारी जा चुकी है, उसको भी गुनिया ने ही मारा है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कुछ और है, तुम जल्दी से चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ गुनिया गर्म पानी कर रहा था और अपने हाथ में एक चाकू भी लिए हुए था, यानी कि अब वो मधु की डिलीवरी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको बच्चा चाहिए था और इसीलिए वो शुरुआत से ही मधु का ध्यान रखे हुए था। लेकिन मधु तो कार्तिक के साथ यहाँ से निकलने के चक्कर में थी। तभी सामने का दरवाजा अचानक से ब्लॉक हो जाता है और उसको देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं कि ये सब सामान पहले तो यहाँ पर नहीं था। फिर मधु कहती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर कार्तिक मधु को समझाता है कि ये सब गुनिया ही कर रहा है, मैंने कहा था ना वो इंसान नहीं है कुछ और है। फिर वो पिछले दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन सामने गुनिया चीता की लकड़ी लेकर खड़ा था और बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रहा था, जिसको देखकर कार्तिक तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और फिर गुनिया ठेले से पिछला दरवाजा भी ब्लॉक कर देता है और वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। तभी मधु वहां पर पानी और चाकू देखकर समझ जाती है कि इसको हमारा बच्चा चाहिए और ये देखकर मधु घबरा जाती है। फिर वो कार्तिक को कहती है प्लीज तुम कुछ करो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर कार्तिक उसको समझाकर किसी तरह से शांत करता है और कहता है अभी गुनिया अपनी तैयारी में लगा है, इसलिए मैं जल्दी से जाकर दरवाजे के सामने से सारा सामान हटा देता हूँ। और सेल्फ डिफेंस के लिए उसको एक हंसिया चाकू भी देकर जाता है। अब एक तरफ तो गुनिया दोनों के लिए चिता तैयार कर रहा था और दूसरी तरफ कार्तिक दरवाजे के सामने से सारा सामान हटा रहा था और बड़ी ही मुश्किल और मेहनत के बाद फाइनली वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी मधु का सामना गुनिया से हो जाता है। फिर मधु उसको हंसिया दिखाकर पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं हटता और कहता है बिटिया यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें तो ये घर पसंद था ना। लेकिन इस वक्त मधु बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मान जाती है कि ठीक है तुम कहते हो तो मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी। लेकिन ये मधु की एक चाल थी और बहाने से वो गुनिया को धक्का देकर रूम में बंद कर भाग जाती है। फिर जब मधु घर से बाहर जाती है तो कार्तिक पहले से ही वहां पर खड़ा था। फिर मधु कार्तिक को कहती है कि बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन कार्तिक कहता है कि इसकी क्या जरूरत है, यहाँ सब कुछ है ना हमारे पास। तभी देखते ही देखते गाड़ी में से सभी के भूत बाहर आने लगते हैं और तभी उसे पता चलता है कि कार्तिक भी मर चुका है और मरकर भूत बन गया है। फिर वो सभी भूत मिलकर उसको घेर लेते हैं। मधु बार बार चिल्लाती है प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करो, लेकिन तभी गुनिया आकर कहता है अरे इन सब से मत डरो, ये तो तुम्हारे अपने हैं और तुमसे ही मिलने आए हैं। अब तुम्हें अपने बच्चे की भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसको कुछ भी नहीं होगा, उसी के लिए तो मैंने ये सारा खेल रचा है। और फिर वो खुश होकर बताता है कि मेरे मालिक आने वाले हैं। फिर वो उस मिस्टीरियस बच्चे का भी राज खोलता है कि असल में वो मेरे दीनू सेठ के पिता अनंत का पुनर्जन्म है, जिसको गुनिया अंतु सेठ कहकर बुलाता है। और अंतु सेठ ही गुनिया को इस घर में सर्वेंट बनाकर लाए थे। अब जिस बच्चे को मधु जन्म देने वाली थी वो यही लड़का अनंत है और इसीलिए गुनिया बार बार कह रहा था कि मेरे मालिक आने वाले हैं।
फिर गुनिया बच्चे की डिलीवरी करवाता है और मधु को भी मारकर उसकी चिता जला देता है और फिर वो बच्चे की देखभाल करता है और दूर से डरा हुआ अनंत ये सब कुछ देखता रहता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अनंत अपने ही सामने अपना जन्म कैसे देख सकता है। दरअसल गुनिया ने सबको जून 2010 में ही मार दिया था और गुनिया कोई इंसान नहीं था, वो एक भूत था। इसी भूत ने अनंत को पाल पोस कर बड़ा किया था और इस बात को अब 10 साल बीत चुके हैं। दरअसल गुनिया को मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए वो भूत बन गया। और आश्चर्य की बात यह है कि हर साल सेम डे पर उन सब की आत्मा फिर से आती है और गुनिया उनको ठीक वैसे ही मारता है जैसे उसने उन सब को 2010 में मारा था। और ये सब कुछ अनंत एक मूवी की तरह देखता रहता है। वो बेचारा बच्चा अकेले ही इन भूतों के बीच में फंसा हुआ है। 2010 से ये सारा इवेंट रिपीट होता रहता है और जब से अनंत ने होश संभाला है वो ये सब कुछ देखता आ रहा है। फिर अगले साल फिर से ये सब कुछ रिपीट होता है और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही रिपीट होता रहेगा जब तक इन सभी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।